वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग रेप्लिकेशन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पहले रेप्लिकेशन की 2 वीडियोस कवर कर ली हैं, तो आप उन्हें देख लेना। अब हम आते हैं रेप्लिकेशन 3 स्टेजेस में होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट करना, इलॉन्गेशन का मतलब है उसको थोड़ी देर तक चलाते रहना कि अब हमें एक ही तो मतलब रेप्लिकेट एक ही बेस पर तो नहीं करना, हमें काफ़ी सारे करने हैं, तो इसलिए इलॉन्गेशन। और टर्मिनेशन मतलब उसको स्टॉप करना। तो अब इसके अंदर बहुत सारा के हमें एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो अब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। पहले तो हम प्रोकैरियोट्स के एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए अब जैसे हमारे पास ये है डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 डॉटर डीएनएस बन रहे हैं, मतलब इनके अंदर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रही है। और रेप्लिकेशन अब मतलब जैसे मैंने बता दिया कि 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और टेम्पलेट की तरह ऐड करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा पूरा सेपरेट होते हैं। अब इसके अंदर देखो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है, एक रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रेप्लिकेशन कॉज होती है। ये पर्टिकुलर एरिया में ही अनवाइंडिंग होती है। अब प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो पहली प्रोटीन है डीएनए ए प्रोटीन। तो ये इनिशिएटिंग प्रोटीन है, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए वो है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन ही बाइंड करेगी आर और आई साइट को, और ये अनबाइंडिंग कॉज करती है और आई सी पे। जो डीएनए बी प्रोटीन है वो हेलिकेज है। अब हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है? अनवाइंडिंग कॉज करना, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में, मतलब बीच में जो पर्टिकुलर एरिया हमने सेपरेट देखा था ना पीछे रेप्लिकेशन बबल में, तो वो हेलिकेज कॉज करता है। फिर हम आते हैं डीएनए सी प्रोटीन। जो डीएनए सी प्रोटीन है वो लोडिंग फैक्टर है, वो डीएनए बी प्रोटीन को लोड करता है डीएनए ए प्रोटीन पे, मतलब बी प्रोटीन को जैसे व्हीकल की तरह एक्ट करता है। मतलब ये एक कैब है, आप डीएनए बी प्रोटीन हो और आपकी डेस्टिनेशन ए है, तो आप कैब के अंदर बैठे कि आप डीएनए ए के पास पहुंच जाओ। उसके बाद आता है डीएनए जी प्रोटीन। डीएनए जी प्रोटीन होता है प्राइमेज। अब प्राइमेज का फंक्शन होता है प्राइमर को सिंथेसाइज करना। अब प्राइमर क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था, प्राइमर होता है जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये 6 to 10 बेस पे लॉन्ग होता है। डीएनए गायरेज होता है टोपोआइसोमेरेज, इसको हम टोपोआइसोमेरेज 2 भी कहते हैं इकोलाई के अंदर। ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कॉज करता है। डीएनए लाइगेज एक ग्लू की तरह एक्ट करता है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज। अब हमारे पास 3 डीएनए पॉलीमरेज है जो प्रोकैरियोट्स में है, 1 2 3। तो 1 है वो निक ट्रांसलेशन में हेल्प करता है और गैप्स को सील कर देता है। जो 2 है वो रिपेयर में हेल्प करता है। जो 3 है वो प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम। फिर हम आते हैं आरएनएस पे। आरएनएस क्या करता है? प्राइमर्स को डिग्रेड करता है, क्योंकि प्राइमर तो आरएनए है। अब प्राइमर का जब काम हो गया उसके बाद तो हमें प्राइमर चाहिए ही नहीं, उसके बाद हमें आरएनएस चाहिए ताकि उस प्राइमर को रिमूव कर दे। फिर होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो एसएसबी जो है, जब हमने 2 स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया तो उन्हें सेपरेट रहने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन्हें एसएसबी प्रोवाइड करता है। फिर हम आते हैं टस और टर प्रोटीन्स पे। तो टस और टर प्रोटीन्स टर्मिनेशन प्रोटीन्स है। तो इसके बाद तो यूकैरियोट्स है वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा एंजाइम है, कौन सी प्रोटीन और उसका फंक्शन क्या है। तो इसके बाद पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, फिर मैं साथ साथ प्रेजेंटेशन से आपको कोरिलेट कराती रहूँगी। तो अब हम सबसे पहले इधर आते हैं। ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन का ओरिजिन को हम क्या कहते हैं? ओराइस सी कहते हैं हम इसको। और इसके पास कितने बेस पेयर होते हैं? 245 बेस पेयर होते हैं। और इसके बाद हाईली कंजर्व्ड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कंसेंसर सीक्वेंसेस। कंजर्व्ड का मतलब है वो सीक्वेंस जो सब में सेम रहेंगे। तो जो जनरल अरेंजमेंट होती है ना कंजर्व सीक्वेंस की, वो सेम रहती है। अब इसके अंदर हमारे पास कंजर्व सीक्वेंस भी 2 तरह की है। एक है हमारे पास आर साइट और एक है आई साइट। आर साइट का मतलब होता है 5 रिपीट्स ऑफ 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस, और आई साइट का मतलब होता है ये 3 एडिशनल डीएनए बाइंडिंग साइट्स है आई साइट। तो I1, I2 और I3। तो अब हम लोग सबसे पहले अब हमने पढ़ लिया कि ये ओराई सी कहते हैं, 245 बेस पेयर्स हैं और हमने 2 साइट्स पढ़ ली। अब हमने इसके अंदर पढ़ा कि इनिशिएटर प्रोटीन है डीएनए ए प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे भी कि डीएनए ए प्रोटीन इनिशिएटर प्रोटीन है और ये 80 बेस पेयर में रिच होता है ये रीजन ओराई सी का। तो अब हम लोग प्रेजेंटेशन पे आते हैं। अब ये है हमारे पास ओराई सी का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास 3 पिंक बॉक्सेस हैं या रेड बॉक्सेस हैं। ये है डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट, मतलब ये कॉज करेंगे डीएनए को अनबाइंड कर देना। इसके अंदर 13 बेस पेयर्स होते हैं, ये देखो आप।
तो जो डीएनए यहाँ पे 13 बेस पेयर्स हैं और GATCT यहाँ पे N की जगह न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद 4 बार थाइमिन। तो ये DUE हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी DUE में हमने 3 बनाया और ये 13 मर, जैसे हेक्सामर होता है ना वैसे 13 मर है और ये 80 बेस पे रिच है, मतलब इसके अंदर 80 बॉन्डिंग ज़्यादा है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे R साइट्स पे। अब हमने पढ़ा कि DNA जो है, DNA जो है वो बाइंड करेगा R साइट्स पे। R साइट्स का मतलब होता है ये R1, R5, R3, R2, R4। अब याद कर लो R1, R5, R2, R3, R4, ये 5 है। हमारे पास 5 रिपीट्स ऑफ 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस। तो ये जो R है ना ये 9 बेस पेयर सीक्वेंस है, मतलब R1 के अंदर ये वाला बेस है, R5 में भी ये, R2 में भी ये, 3 में भी ये, 4 में भी ये। तो बेसिकली अब इसके अंदर हमने R3 नहीं बनाया। अब क्या से सीक्वेंस याद करोगे कि 3 जो हमारे बेस पेयर सीक्वेंसेस है, तो ये हमारे कंसेंसस सीक्वेंस है। तो अब हमने पढ़ लिया कि DUE 13 बेस पेयर सीक्वेंस है, 13 मर है और ये 9 मर है, R1, R5, R2, R3, R4। तो बेसिकली R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे याद कर लो। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं आई साइट्स। आई साइट्स होंगी R5 और R2 के बीच में I1, I2 और R3 और R4 के बीच में I3। तो इसके पास हमारे पास है ये IHF और ये FIS। ये 2 एडिशनल प्रोटीन्स हैं, जैसे DNA एक प्रोटीन है वैसे ये 2 एडिशनल प्रोटीन है। और IHF की फुल फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, और FIS की है हमारे पास फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन। तो बेसिकली जो IHF है ना, जब वो बाइंड कर जाता है ना तो फिर वो हेल्प करता है हमारी रेप्लिकेशन में। पर जो FIS है ये नेगेटिव फीडबैक जनरेट करता है। तो पर जब IHF और FIS ये एक साथ यहाँ पे होते हैं तो फिर ये रेप्लिकेशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। एंड हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसका नाम है DU, HU, मतलब बेसिकली ये है हिस्टोन लाइक प्रोटीन। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास ये ओराई है। ओराई के बाद हम लोग आएंगे कि अनवाइंडिंग कहाँ पे होगी, DUE रीजन में। इसका नाम ही DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट है, तो यहीं पे अनवाइंडिंग होगी और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। अब जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये DUE रीजन है और ये R और I साइट है। जो R1, R2 और R4 है ना, इनकी एफिनिटी DNA प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जो ये R1 है, R2 है और ये R4 है, यहाँ पे DNA सबसे ज़्यादा बाइंड करता है एज कम्पेयर टू R5 एंड R3। अब देखो, अब हम लोग रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये है 13 मर रीजन मतलब DUE, ये है हमारा 9 मर रीजन, ये ग्रीन वाला, ये है R साइड्स। अब जो ये DUE वाला रीजन है ना, यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी, मतलब यहाँ पे वो खुलेगा, रेप्लिकेशन बबल इधर बनेगा। और ये जो R साइड्स है ना, यहाँ पे आके DNA प्रोटीन बाइंड कर देगा। मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है R1 और R4 और R2 के लिए, तो यहाँ पे बाइंड कर गया, यहाँ पे बाइंड कर गया। ये जो ऑरेंज है ये DNA प्रोटीन है। अब DNA प्रोटीन की ना एक बहुत स्पेशल फीचर है, वो फीचर ये है कि DNA ATP के साथ जब बाउंड होता है तो एक्टिव होता है और अगर ADP के साथ बाउंड होता है तो इनएक्टिव होता है। अब DNA को ATP क्यों चाहिए? अब DNA को ATP इसलिए चाहिए क्योंकि DNA अनवाइंडिंग कॉज करेगा, मतलब DNA की मदद से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर खुलेगा और रेप्लिकेशन बबल बनेगा। तो ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है, मतलब ATP हाइड्रोलिसिस एक स्विच की तरह एक्ट करता है और इंटरकन्वर्जन होती है, मतलब बेसिकली एक स्विच है और ये ATP एक्टिव है और ADP में इनएक्टिव है। और अब हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि DNA आके बाइंड कर गया। सबसे पहला स्टेप था कि हम लोगों ने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमने पहले ओराइसी का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ओराइसी के स्ट्रक्चर के बाद हमने डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया है। यहाँ पे DUE रीजन है, यहाँ पे R साइड्स है। DNA प्रोटीन आके बाइंड कर गया,
जब डीएनए प्रोटीन आके बाइंड करेगा तो डीएनए कॉइल हो जाएगा अपने प्रोटीन के आसपास, मतलब इस प्रोटीन के आसपास वो कॉइल हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा और इस रीजन की डीनेचुरेशन होगी। मतलब डीनेचुरेशन का मतलब है ये रीजन अनवाइंड होना शुरू होएगा। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे डीएनए प्रोटीन आएगा, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाएगी। और वो कब होएगी? जब डीएनए एटीपी वाला आएगा। अगर डीएनए एडीपी वाला आएगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे अब अनवाइंडिंग होगी है, तो इसके पास अब हमारे पास आता है एसएसबी प्रोटीन। अब हमने पढ़ा था एसएसबी प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी, अब दो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड बन गए तो एसएसबी आके जुड़ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ये था एटीपी रिच रीजन या डीयूई रीजन, यहाँ पे डीएनए प्रोटीन, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेस है और यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बन गया। यहाँ पे क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने सबसे पहले तो हमने इसको अनबाइंडिंग कर दी, हमने यहाँ पे सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन डाल दी। अब हमें चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन तोड़ेगा? हेलिकेज। तो हेलिकेज वाली एक्टिविटी किसकी थी? डीएनए बी की। तो बेसिकली ये है डीएनए सी, ये है डीएनए बी। तो डीएनए सी एक हेलिकेज लोडर है, मैंने बताया ना डीएनए सी का फंक्शन है इसको अपनी जगह पे पहुंचाना, मतलब इसको उठा के यहाँ तक लेके जाना डीएनए सी का काम है। तो डीएनए सी ने डीएनए बी को उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया, ये एटी रिच रीजन में। जब उसने एटी रिच रीजन में रखा तो यहाँ पे क्या होएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे रिमूव हो गए। ये देखो अब यहाँ पे उसने इसको, पहले ये यहाँ पे था, डीएनए सी ने इसको उठाया इधर रखा, यहाँ पे आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हमें इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है, तभी हम आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए बी जैसे जैसे चलेगा, मतलब ये स्लाइड जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। तो जैसे जैसे ये टूटेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये अब स्ट्रक्चर टूट के ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। मतलब अब आप देखो ना, ये वाला स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास हेलिकेज है। और अब बेसिकली क्या हो गया, अब हमने डीएनए ए का फंक्शन कर लिया, एसएसबी का फंक्शन कर लिया, डीएनए बी का फंक्शन कर लिया, डीएनए सी का फंक्शन कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे चाहिए प्राइमर। अब प्राइमर वाला काम किसका था? प्राइमेज जो एक्टिविटी थी वो थी डीएनए जी की। तो बेसिकली यहाँ पे जो डीएनए जी प्रोटीन है ये प्राइमेज है। प्राइमेज का मतलब ये हमें प्राइमर देगी। अब रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर की मदद से ही हम आगे स्ट्रैंड्स कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमर आया, ये प्राइमेज आके इधर ज्वाइन कर गया और ये प्राइमेज आके इधर ज्वाइन कर गया। अब हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स चल रही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हमें पता है डीएनए की फॉर्मेशन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड है, एक लैगिंग स्ट्रैंड है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो बेसिकली अब डीएनए जी प्रोटीन आया और उसने प्राइमेज का फंक्शन कर दिया। जब उसने प्राइमेज का फंक्शन कर दिया, अब हमारे पास एक लास्ट में जो हमें चाहिए वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जब डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, ये प्राइमेज के साथ आके जुड़ जाएगा, मतलब ये प्राइमर वाले रीजन के साथ आके जुड़ जाएगा और आगे आगे कंटिन्यू करेगा। तो अब डीएनए पॉलीमरेज 3 के फंक्शंस है, बीटा अल्फा सब यूनिट है, एप्सिलॉन सब यूनिट है, थीटा सब यूनिट है और बीटा क्लैंप है। बीटा क्लैंप का फंक्शन होता है जैसे जैसे वो स्लाइड करेगा वैसे वैसे वो पॉलीमरेज को आगे आगे बढ़ाएगा। मतलब जब उन्होंने यहाँ पे सपोज करो बेस डाल दिया, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पे जाना, तो ये स्लाइडिंग वाला जो फंक्शन है ये बीटा क्लैंप का फंक्शन है। तो आई होप अब आपको ऊपर ऊपर से समझ आ गया होगा कि क्या है इनिशिएशन में। तो अब हम लोग बुक से पढ़ते हैं कि क्या है। हाँ, तो बेसिकली अब हमने पढ़ लिया इनिशिएशन में क्या होता है। 245 बेस पेयर्स हैं, हाईली कंजर्व्ड हैं, 2 रीजन है, आई साइट है, आर साइट है, डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास IHF है, FIS है, डीएनए ATP के साथ एक्टिव है, ADP के साथ इनएक्टिव है। तो बेसिकली 8 डीएनए के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो R और I साइट पे बाइंड करेंगे, और जब वो R और I साइट पे बाइंड करेंगे तब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो बेसिकली DNA has a higher affinity for the R sites than the I site. तो DNA A की जो एफिनिटी है वो R साइड के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू I साइड। तभी हमने पिछले वाले में R का ज़्यादा डायग्राम बनाया था, क्योंकि इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर R साइड पे वो इक्वली ATP वाला DNA भी बाउंड कर जाता है, ADP वाला भी कर जाता है। मतलब यहाँ पे DNA A ATP वाला भी आ सकता है, DNA A ADP वाला भी आ सकता है।
पर जो आई साइट्स है ना, यहाँ पे सिर्फ ATP वाला आएगा। तो ये MCQ में आ सकता है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि DNA ATP वाला है कि ADP वाला है। अगर तो वो आई पे आके ज्वाइन कर गया तो वो ATP वाला है, अगर नहीं करा तो वो ADP वाला है, मतलब इनएक्टिव है। तो बेसिकली अब हमने पढ़ा कि DNA लीड्स टू डीनेचुरेशन इन AT रीजन ड्यू टू DU रीजन, मतलब DNA A की वजह से जो अनबाइंडिंग है वो कॉज हो जाती है। अब यहाँ पे DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स है हमारे पास। तो DNA बी का फंक्शन होता है हेलिकेज। जो DNA C है वो लोडर की तरह काम करता है। ये जो DNA C और DNA B इंट्रैक्शन है ये ओपन एट द DNA बाइंडिंग। तो बेसिकली इसके अंदर वही सब लिखा है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके अंदर, कि कैसे कैसे कौन सा प्रोटीन क्या लेके आता है, कौन सा फंक्शन किसका है। तो इसके आई होप आपको ये वाला स्टेप सारा क्लियर होगा। तो बेसिकली अब जहाँ से हमें पढ़ना है, अब हमने सब पढ़ लिया। सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है, DNA गाइरेज है, DNA गाइरेज का फंक्शन क्या है, टोपोइसोमरेज 2 का फंक्शन है इसका, और ये टोपोलॉजिकल स्ट्रेस रिमूव कर देगा। उसके बाद DNA B हेलिकेज इज द की इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन, और 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है अनबाइंडिंग एज इट ट्रेवल्स। तो DNA B, अब हम लोग आएंगे DNA इनिशिएशन इज द ओनली फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन दैट इज नोन टू बी रेगुलेटेड। अब इस इनिशिएशन के प्रोसेस की रेगुलेशन भी तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो चलता ही रहेगा इनिशिएशन का प्रोसेस। ये रेगुलेट होता है सच दैट रेप्लिकेशन ओनली अकर्स वन इन ईच साइकिल। अब हमें पता है ना G1 G2 S फेज होता है, तो S फेज में रेप्लिकेशन होती है। The mechanism of regulation is not yet understood. Once the DNA polymerase 3 has been loaded onto the DNA along with the beta subunits. Beta subunits का काम क्या होता है? ये clamp load, मतलब ये sliding में help करता है। And the protein HDA binds to the beta subunits and interacts with DNA A. तो HDA is yet another, ये भी ATP के साथ ही बाउंड होता है। तो बेसिकली जो इनिशिएशन है इसकी रेगुलेशन की मदद होती है DNA polymerase 3 से और एक HDA प्रोटीन से। The timing of the replication is affected by the DNA methylation and interactions with bacterial plasma membrane. अब प्रोकैरियोट्स में DNA मिथाइलेटेड होता है और इंट्रैक्शंस होती हैं बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो immediately after the replication the DNA is hemimethylated, मतलब रेप्लिकेशन के बाद जो DNA है वो hemimethylated है, मतलब the parent strands have methylated or IC but the newly synthesized strands have do not, मतलब जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं उनके अंदर मिथाइलेशन होगी, पर जो हमारी दूसरी स्ट्रैंड है न्यू स्ट्रैंड है उनके अंदर मिथाइलेशन नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे प्रोटीन्स क्या चाहिए और उनका फंक्शन क्या है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। DNA का फंक्शन है ये इनिशिएटर प्रोटीन है और ये डुप्लेक्स को खोलती है, मतलब अनवाइंडिंग कॉज करती है। DNA B प्रोटीन हेलिकेज है, अनवाइंड करती है DNA को। DNA C प्रोटीन ये लोडर है, मतलब DNA B को उठा के DNA A के पास लेके जाती है। HEO हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं और FIS ये स्टिमुलेट करती है इनिशिएशन को, IHF भी इनिशिएशन को स्टिमुलेट करती है। प्राइमर्स का फंक्शन है DNA G प्रोटीन का, ये RNA प्राइमर बनाती है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबल रखता है। DNA गाइरेज टोपोलॉजिकल स्ट्रेस रिमूव करता है और डैम मिथाइलेस ये मिथाइलेट करता है GAT सीक्वेंस को। तो अब हम लोगों ने इनिशिएशन कर लिया, तो आई होप सो आपको इनिशिएशन का पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। तो अब हम लोग आगे जाएंगे इलॉन्गेशन पे। तो फिर इलॉन्गेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? इलॉन्गेट करना मतलब प्रोसेस को आगे खींचना। तो इसके अंदर इलॉन्गेशन इंक्लूड्स टू डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड ऑपरेशंस, वो है लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। एंड आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी हैं और आपको पता है कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है और उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्राइमर कौन रिमूव करता है एंड सब। तो अब सबसे पहले पेरेंट DNA इज अनबाउंड बाय DNA हेलिकेसेस एंड उसके बाद टोपोइसोमरेज आता है, SSB आता है। फ्रॉम दिस पॉइंट सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड इज शार्पली डिफरेंट, मतलब यहाँ तक तो सब सेम रहता है ना DNA अनवाइंडिंग तक, और जैसे हमने PPT में भी करा कि हाँ, जैसे कि यहाँ तक तो सब सेम रहता है। जब यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ जाता है और हमारा सिंगल स्ट्रैंड, मतलब जैसे ही पॉलीमरेज जुड़ता है यहाँ तक प्रोसेस सेम रहता है। इलॉन्गेशन प्रोसेस डिफर करता है कैसे? जो इलॉन्गेशन प्रोसेस है ना, अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जाके
पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके हमारे पास जब यहाँ पे आके पॉलीमरेज जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज है ये, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया प्राइमर को, ताकि आगे आगे में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करता रहे। बट इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में यहाँ पे आ जाता है गायरेज, क्योंकि इधर टोपोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है। जैसे जैसे हेलिकेज की जिस साइड को हेलिकेज वर्क कर रहा है उस साइड को टोपोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डीएनए गायरेज आ जाता है। जो डीएनए गायरेज है वो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिमूव करता है, और जैसे ही वो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिमूव करता है, अब हमारे पास दो तरह की स्ट्रैंड है, एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होती है लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो तो स्ट्रैंड की डायरेक्शन इन द मोमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉक होती है वो होती है लीडिंग, दूसरी होती है लैगिंग। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है उस पर कॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस होती है, जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उस पर निक बनता है, मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है, जैसे कि ये। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 5' to 3' डायरेक्शन है और ये 3' to 5'। अब हमें पता है कि जो न्यू डीएनए है वो 5' to 3' बनेगा, तो इसके अंदर तो कॉन्टिन्यूस है, बट इसके अंदर वो ऑपोजिट है, मतलब इसके अंदर उसकी डायरेक्शन उल्टी जा रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी जा रही है तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है। और यहाँ पे निक ट्रांसलेशन होगी, निक ट्रांसलेशन का मतलब है कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के अंदर सिंथेसाइज होएगा। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर को रिमूव करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो आएगा और वो ये प्राइमर को रिमूव कर देगा, क्योंकि हमें प्राइमर तो नहीं चाहिए। उसके बाद जो ये बीच में गैप है जो ग्रीन से मार्क्ड है, ये डीएनए लाइगेज सील कर देगा। तो ये होता है इलॉन्गेशन। तो हम बुक से पढ़ते हैं। तो इलॉन्गेशन में सिंथेसिस होती है जो टोटली डिफरेंट होती है। लीडिंग स्ट्रैंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये सिंथेसिस ऑफ प्राइमेज से बिगिन होती है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लीडिंग वाला इससे हाईलाइट करूँगी थोड़े येलो कलर से, और जो दूसरा है वो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूँगी। तो बेसिकली इट इज़ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एट इट बिगिन्स बाय सिंथेसिस ऑफ प्राइमेज, और ये या तो आरएनए का जो प्राइमर होता है उससे। जो डीएनए जी है वो इंटरेक्ट करता है डीएनए बी हेलिकेज के साथ और वो रिएक्शन कॉज करता है। जो प्राइमर है इट इज सिंथेसाइज्ड इन डायरेक्शन opposite to which the DNA B helicase work। तो इन इफेक्ट डीएनए बी हेलिकेज मूव्स अलोंग। जो डीएनए बी हेलिकेज है इसके अंदर भी डीएनए बी हेलिकेज तो साथ साथ ही चल रहा है ना। तो जो हमारा डीएनए बी हेलिकेज है इट मूव्स अलोंग एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, वो डीएनए बी मतलब वो ऑपोजिट होता है। तो अब हम आते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे। जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में होती है। इसके लिए आरएनए प्राइमरी सिंथेसाइज बाय प्राइमेज एंड इन द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में भी यही होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आरएनए प्राइमर के साथ बाइंड कर जाता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। ऑन दिस लेवल सिंथेसिस ऑफ ईच ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, क्योंकि इनकी जो सिंथेसिस है ना वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए और वो एसिमेट्रिक होनी चाहिए। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 वो डाइमर है, तो ब्रिंगिंग टुगेदर द 2 पॉइंट्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 लीडिंग स्ट्रैंड में क्या करता है कि इट डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स लिंक टू द डीएनए बी टेडर टू द ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड। तो बेसिकली इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 का फंक्शन अलग है, इसके अंदर अलग है। इसके अंदर वो प्राइमर के साथ बाउंड होता है, इसके अंदर वो डीएनए बी के साथ बाउंड होता है। द सिंथेसिस ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर एंजाइमेटिक कोरियोग्राफी पे डिपेंड करता है। डीएनए बी हेलिकेज और जो डीएनए जी प्राइमेज है वो फंक्शनल यूनिट बनाते हैं रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में, और इन्हें हम प्राइमोसोम कहते हैं। तो प्राइमोसोम की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आ चुकी है। तो व्हाट इज प्राइमोसोम? प्राइमोसोम होता है जब डीएनए बी हेलिक्स और डीएनए जी प्राइमेज आपस में जुड़ के एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे तो उसको हम प्राइमोसोम कहेंगे। जो डीएनए 3 है वो यूज करता है वन सेट ऑफ इट्स कोर सब यूनिट्स टू सिंथेसाइज द लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली, व्हाइल अदर सेट ऑफ द कोर सब यूनिट साइकिल्स फ्रॉम वन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट टू अनदर। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाता है। डीएनए बी जो है वो अनवाइंडिंग में हेल्प करता है और वो ट्रैवल करता है साथ साथ, क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या होती है हेलिकेज की, हेलिकेज साथ साथ चलता है। तो आई होप अब आपको इलॉन्गेशन क्लियर होगी होगी। तो इसके अंदर यही वाली मूवमेंट है, जैसे कि ये है 5' to 3', ये है 3' to 5', ये रेप्लिकेशन फोक बना हुआ है। अब हमें पता है कि ये वाली स्ट्रैंड लीडिंग है, ये वाली स्ट्रैंड लैगिंग है। हाँ, हमें पता है ये वाली स्ट्रैंड लीडिंग है, ये वाली स्ट्रैंड क्या है लैगिंग है।
तो रेप्लिकेशन फोक किस डायरेक्शन में है, इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए बी जो हेलिकेज है ना वो साथ साथ चलता रहता है और यहाँ पे प्राइमेज है और यहाँ पे मतलब आरएनए प्राइमर है। ये प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करा। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ये आरएनए प्राइमर है पिछले ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का। तो ये वाला डायग्राम बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्ट्रैंड्स बना देनी है, रेप्लिकेशन फोक बना देना है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बना देनी है। फिर आपको पता है यहाँ पे आगे सबसे पहले हेलिकेज जुड़ेगा, फिर प्राइमेज, फिर वो प्राइमर बनाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना उसके सिंथेसिस में भी डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प कर रहा है। ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में भी डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प कर रहा था। तो यही है अब इलॉन्गेशन का स्टेप। तो आई होप आपको इलॉन्गेशन का स्टेप क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डीएनए जी प्राइमेज, ये ओकेजनली बाउंड कर जाता है। ओकेजनली बाउंड जैसे यहाँ पे ये प्राइमेज है ना, डीएनए जी का फंक्शन तो प्राइमेज का ही होता है, तो इसलिए इलॉन्गेशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम आगे करेंगे टर्मिनेशन को। तो टर्मिनेशन जो होती है ना, टर्मिनेशन 2 प्रोटीन्स कॉज करती है। एक होती है टस प्रोटीन और एक होती है टर प्रोटीन। तो टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमें वहीं पे रेप्लिकेशन को ना स्टॉप कर देना, मतलब उसी प्रोसेस पे रेप्लिकेशन स्टॉप कर देना है कि हमें इसके पास सिंथेसिस नहीं करवानी है। तो रेप्लिकेशन इवेंचुअली 2 रेप्लिकेशन फोक्स मीट एट द टर्मिनस रीजन कंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ 20 बेस पेयर सीक्वेंस कॉल्ड टर। तो टर का सीक्वेंस कितना होता है? टर का सीक्वेंस होता है 20 बेस पेयर्स का। जो टर सीक्वेंस होते हैं ना वो अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स पे टू क्रिएट अ ट्रैप दैट अ रेप्लिकेशन फोक कैन एंटर बट कैन नॉट लीव। टर सीक्वेंस ऐसा होता है कि रेप्लिकेशन फोक कैन एंटर बट इट कैन नॉट लीव। The TER sequence function as binding sites for protein TUS terminus utilization substance। तो टस की फुल फॉर्म है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। जो ये टस और टर का कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये अरेस्ट कर सकता है रेप्लिकेशन फोक को वन डायरेक्शन से। अरेस्ट का मतलब है तो उसको रोक सकता है। ओनली वन टस टर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर रेप्लिकेशन साइकिल। द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड बाय आइदर रेप्लिकेशन फोक। मतलब कि टस और टर का एक ही कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो ही रेप्लिकेशन को स्टॉप करने में हेल्प करता है। तो व्हेन आइदर रेप्लिकेशन फोक एनकाउंटर्स अ फंक्शनल टस और टर कॉम्प्लेक्स इट हाल्ट्स द अनदर जो फोक है, मतलब कि एक मिनट, हाँ, तो जब रेप्लिकेशन फोक वो एनकाउंटर करता है एक फंक्शनल टस टर कॉम्प्लेक्स को तो फिर वो हॉल्ट मतलब रुक जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टस और टर कॉम्प्लेक्स होता है। जो टस और टर कॉम्प्लेक्स होता है वो हेल्प करता है रेप्लिकेशन को स्टॉप करने में। एक ही टस और टर कॉम्प्लेक्स पूरे रेप्लिकेशन साइकिल में यूज होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा जो रेप्लिकेशन फोक है वो किसी एक फंक्शनल टस टर कॉम्प्लेक्स को मिल जाएगा वो रुक जाएगा, इट हॉल्ट्स, बट व्हेन इट मीट्स द फर्स्ट अरेस्टेड फोक the final few hundred base pairs of DNA between these large protein complexes are then replicated, completing 2 topologically interlinked circular chromosomes. DNA circles linked in this way are known as catenanes. तो अब हमारे पास यही था। टर्मिनल फेज में हमने कुछ भी नहीं लिखना कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास टस और टर की प्रोटीन्स होती हैं और हमें उन दोनों की फुल फॉर्म देनी है कि टस की फुल फॉर्म क्या होती है, टर की फुल फॉर्म क्या होती है। टस की होती है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस और ये हेल्प करता है रेप्लिकेशन को स्टॉप करने में। और टर कॉम्प्लेक्स ये पर साइकिल एक ही होता है, 20 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है और ये क्रोमोसोम्स पे ऐसे अटैच होता है कि एक बार रेप्लिकेशन फोक एंटर हो गया तो रेप्लिकेशन फोक आगे लीव नहीं कर सकता। तो अब ये थी पूरी प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन इंक्लूडिंग इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे